हाय फ्रेंड्स, मैं रमेश तिवारी मोविशाला ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का मॉडर्न हिस्ट्री से कक्षा प्रारंभ किया है और एक कक्षा आपको इस तरह उपलब्ध कराया जाएगा जैसे कि आप क्लासरूम में रहते हों। ऐसा नहीं होगा कि आज एक क्लास कल दूसरा क्लास, एंशिएंट आज मॉडर्न कल वर्ल्ड, ऐसा नहीं। स्कैटर्ड फॉर्म में आपको क्लास नहीं मिलेगा। सुनियोजित तरीका से कक्षा के तरह जैसे कि आप क्लासरूम में पढ़ते हैं उस तरह से आप चाहें तो लाइव क्लास भी हमारा कर सकते हैं और आपको ये वीडियो भी उपलब्ध रहेगा और आप मोविशाला ऐप पर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि आपको जो भी क्लास मिलेगा वो चैप्टर का बैक टू बैक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने मॉडर्न पढ़ाया, कल वर्ल्ड पढ़ाया, परसों एंशिएंट पढ़ाया, ऐसा आपको क्लास हम नहीं देंगे। यानी कि आपको कहीं से कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कहीं से आपको कोई बिखरा हुआ मैटर प्राप्त नहीं होगा। जो भी प्राप्त होगा वो आपको बेहतरीन तरीका से और बेस्ट मैटर, जो कि शायद आपको कहीं कहीं उपलब्ध हो, ऐसा मैटर आपको दिया जाएगा। कल हम लोगों ने बैक टू बैक क्लास में 1857 के कारण का अध्ययन किया था। ठीक है, कल क्या देखे थे हम लोग? कॉजेज, कारण। ठीक, आज हम लोग थोड़ा सा मैं कल का क्लास को अपने रिलेट कर देता हूं कि कारण में क्या क्या देखे थे। तो राजनीतिक कारण देखिए, जब मैं क्लास लूंगा तो पिछले क्लास से अगले क्लास को कोरिलेट करूंगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको वो क्लास मिलेगा कि कल क्या पढ़े थे आज क्या पढ़ रहा हूं अगला वीडियो में, पता नहीं। राजनीतिक कारण, कारण में देखे थे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, फिर तात्कालिक कारण। ठीक, इमीडिएट कॉज। तो इतने स्तर पर हम लोगों ने कारण को डिटेल में देखा था, इसकी भूमिका को देख लिया था और उसके बाद से अब हम लोग जो देखेंगे इसके स्वरूप पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेचर, स्वरूप। देखिए, जो भी सिविल के जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएससी होता है, चाहे बीपीएससी होता है, चाहे जेपीएससी आप दे रहे हो, हर जगह पर 1857 से जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर मैं डिटेल में कल बात किया था पिछले वीडियो में। आज हम जो है इसके अगला जो टॉपिक है वो नेचर पे बात करेंगे कि इसका स्वरूप क्या था। इससे लेकर बहुत क्वेश्चन आए हैं और हर बार लगभग आ ही जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए इस पर आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और इसकी जो भूमिका लिखेगा तो इस तरह से लिखेगा कि 1857 की क्रांति इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है, जिस पर इतिहासकारों को लेकर इसके स्वरूप के स्तर पर मैतक्य है, मतलब कि मत की भिन्नता है, मत की भिन्नता है। ठीक है, और इसको लेकर इस बात पर अभी तक एक निर्णय नहीं किया गया है कि एक्चुअल में व्हाट इज द एक्चुअल नेचर ऑफ द कॉज ऑफ नेचर ऑफ 1857, 1857 की क्रांति का वास्तविक स्वरूप क्या था। इसको लेकर इतिहासकारों के बीच में बहुत विवाद है। देखिए, अब क्वेश्चन छोटा लिखने का आता है, इसलिए भूमिका सारगर्भित हो और वो सब चीजें होनी चाहिए भूमिका में जो आगे आप व्याख्या करने वाले हैं। भूमिका का मतलब ही होता है कि आप वही चीज को मेंशन करिए 4-6 लाइनों में जो आगे चलकर क्या हो, उसी की डिटेल हो। तो हम नेचर के अध्ययन कर रहे हैं, इसकी एक भूमिका हमने देखा। अब हम इसको देखते हैं कि इतिहासकारों में, जैसा कि मैंने बताया, कि बड़ी मत भिन्नता है कि एक्चुअल में इसका स्वरूप क्या है। कोई कहता है सैनिक विद्रोह है, कोई कहता है प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है, कोई कहता है हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। तो अब इसको कैसे हम बांध कर एक अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दें, हम इसी का आपको आज अध्ययन करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक पहले लेते हैं कि क्या इसका स्वरूप था। तो इसमें हम देखते हैं कि एक वर्ग है जो ये मानता है कि ये सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था। ठीक, अब इस पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं कि कैसे सैनिक विद्रोह था और कैसे नहीं था। देखिए, एनालिटिकल क्वेश्चन है और एनालिटिकल क्वेश्चन आता है।
ये जब भी होगा एक आलोचनात्मक दृष्टि से आपको इसको देखना होगा। आपको पहले ये भी तर्क रखना है कि ये सैनिक विद्रोह था। तो कैसे था सैनिक विद्रोह? एक पुस्तक लिखी गई थी, एन एसे ऑन द काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। एक पुस्तक थी, एन एसे ऑन द काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ये 1860 में सर सैयद अहमद खान ने इस पुस्तक को लिखा था। कौन लिखा था? हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। इन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि 1857 की जो क्रांति थी वो सैनिक क्रांति थी, और इसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण ये लोग बताते हैं कि जो इन्वॉल्वमेंट था इस युद्ध में, जो सक्रियता थी, जो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था वो सैनिकों ने लिया था। इसी मुद्दे को आधार बनाकर इन्होंने ऐसा कहने का प्रयास किया है। लेकिन इसकी एक्चुअल स्वरूप क्या थी आप देखिए, क्योंकि अब आप इसमें देखिएगा कि इसके एक्चुअल स्वरूप कैसे थे। जिसे ब्रिटिश सरकार भी कहती है, ब्रिटिश बहुत से विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि ये क्या था, एक सैनिक विद्रोह था। उसके पीछे उन लोगों के तर्क है कि जो सैनिक थे उनके वेतन भत्ता को लेकर और सुख सुविधाओं को लेकर उनके अंदर एक क्षोभ था, एक निराशा थी, और इसी बात की नाराजगी को आधार बनाकर उन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति का जन्म दिया था, 1857 की क्रांति शुरू किया था। ठीक है, उनके कहने का मतलब है कि सैनिक असंतोष का क्या था, सैनिक असंतोष का, सैनिक असंतोष का एक महत्वपूर्ण भाग था 1857 की क्रांति। लेकिन देखिए अब इसके पीछे इसको काटना है कि ये कैसे नहीं था। अब हमने देखा कि ये आंदोलन था क्योंकि इसमें मेजॉरिटी थी सैनिकों की, सक्रियता थी सैनिकों की, ये बुक, और इसको उन लोगों ने कहा और अंग्रेजों ने कहा कि सैनिक असंतोष, ठीक है, सुख सुविधाओं को लेकर, पद वेतन वृद्धि को लेकर इत्यादि इत्यादि उनके अंदर असंतोष था। लेकिन अब कैसे नहीं था, हम इसको देखते हैं कैसे नहीं था। सबसे पहली बात तो इनकी भावना को समझिए कि जो भी इतिहासकार हैं अंग्रेज, वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन से प्रभावित हैं। उनका एक कहना है कि जो 1857 की क्रांति है वो सैनिकों के असंतोष का कारण है। लेकिन इसके पीछे उन्होंने इस पूरे चीज़ों को छुपाने का प्रयास किया है जो इनके अंदर कमियां थी अंग्रेजों के, जैसे सैनिक के क्षेत्र में, जैसे कि अर्थव्यवस्था में, जैसे कि राजनीति में, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था में जो इनके अंदर बुराइयां थी, वो सब चीज़ों को उन लोगों ने क्या किया है कि सैनिक विद्रोह में सैनिकों की असंतुष्टि को दिखाकर इसको छुपाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब इस तरह से इसको समझिएगा कि एक तो ये है कि इनके पीछे क्या रीजन था, फिर अगर देखा जाए तो एक समझे कि कैसे नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने, अंग्रेजों ने इस बात को छुपाने का प्रयास किया इस तर्क के आगे कि ये सैनिक असंतोष था कि उनके अंदर जो बुराइयां थी वो छुप जाए, और एक कह दिया जाए कि सैनिक नाराज थे क्योंकि असंतुष्ट थे। अब किस लिए असंतुष्ट थे? तो इसलिए थे कि वो उनको सुख सुविधा, वेतन वृद्धि, उनके साथ जो कुछ भेदभाव हो रहा था उसी नाराजगी का एक परिणाम था। लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं था। एक और भी रीजन कि इस 1857 के विद्रोह में आम जनता ने भी भाग लिया था, केवल सैनिक ही नहीं थे। ठीक, आम जनता ने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी आपको देखना होगा कि एक किस तरह से आंदोलन था। आप इस पर भी काट सकते हैं कि केवल सैनिकों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिर सेना के स्तर पर देखिए, सेना के स्तर पर आप देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी उस समय भारत में कम से कम 3 प्रेसिडेंसी थे, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। मुंबई, मद्रास और कोलकाता। इसमें मद्रास तो पूरी तरह से अछूता था, इससे तो कोई लेना देना नहीं था 1857 के क्रांति के। ठीक है, यहाँ के जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो सेना थे इसमें कुछ मतलब नहीं था। मुंबई वाले जो थे उसमें सम पार्ट, बिपिन चंद्रा कहते हैं कि कुछ हिस्सा भाग लिया था उसमें, मतलब
25% केवल सैनिक शायद इसमें इन्वॉल्व हुए थे, इसमें सहयोग प्रदान किए थे अंग्रेजों को। और रही बात कोलकाता की, बंगाल की, तो इसमें भी जितने रेजिमेंट थे वो सब रेजिमेंट भाग नहीं लिए थे, केवल 34वीं रेजिमेंट थी और 2-3 जो बिहार और बंगाल से में काम कर रही रेजिमेंट थी वही थी। सब कहने का मतलब यह है कि केवल इसको सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, आपको इस तर्क से काटना है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर इस तरह से आप देखिए, इसका एक स्वरूप क्या था, सैनिक, ठीक है। आपको इसको तर्क को पहले पॉजिटिव बताना है कि माने कैसे सैनिक विद्रोह था, तो सैनिकों ने शुरू किया था, ठीक है। और सैनिकों की इन्वॉल्वमेंट, सक्रियता सबसे ज़्यादा थी। और कौन कौन बोलता, NSA ऑन द काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1816 में, 60 में कौन बोला था, सर सैयद अहमद खां, ठीक है। इतना हुआ। अब हम दूसरा स्वरूप पे इसके चलते हैं। अब हम इसके, एक विद्वान हैं जिन्होंने बोला है इसको भी यहीं पर निपटा ली कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। एक विद्वान है L.E.R. रीज, एक 2-2 लाइन में इन सब का व्याख्या करना होगा स्वरूप में। L.E.R. रीज ने बोला था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध क्या था, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध आंदोलन था। ये रिज साहब ऐसा मानते हैं। और धर्मांध कौन थे, तो जो इंडियन थे। ईसाई कौन थे, तो जो अंग्रेज थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये ऐसा आंदोलन था, इसका जो नेचर था वो इस तरह से था कि जो धर्मांध थे वो, ठीक है। उसके अलावा जो है अन्य भी लोग हैं जो इसको कहते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां आपको सवाल आते हैं, वो है BD सावरकर का। BD सावरकर का और डिजरायली इसको सपोर्ट करते हैं। और डिजरायली इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अपनी बुक में इन्होंने इसको क्या कहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनके बुक का क्या नाम है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये जो बुक है, इसमें इन्होंने ये प्रयास करने का कहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। चूंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ये आंदोलन क्षेत्रीय स्तर से कुछ बड़े स्तर पर गई। अब संपूर्ण भारत पे तो नहीं थी, लेकिन क्षेत्रीय स्तर से एक राष्ट्रीय स्तर के तरफ व्यापक स्तर पर ये आंदोलन आई। और इसलिए ये क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन, और प्रथम बार हुआ था कि अंग्रेजों को भारत में भगाने का, भारत से खदेड़ने का इसके अंदर एक प्रयास था, ठीक है। क्या था, एक प्रयास था। और उसके अलावा इसमें जो भौगोलिक सांस्कृतिक जो एकता का बात था, तो वहाँ पर दिखाई देता है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लोग और विभिन्न सांस्कृतिक लोगों ने एक साथ आया। और जो राष्ट्रीय स्वरूप में है कि पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर कहीं हुआ तो 1857 का वह विद्रोह था, ठीक। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि जो ये आंदोलन है, उसके एक पक्षकार है वो जो कहता है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन था। हालांकि इसमें अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन में अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में जाएं तो हम ये चीजें जो अभी बताए वो इसके पक्ष में जाती है, लेकिन हम इसका आलोचनात्मक
मूल्यांकन करें तो हम ये पाएंगे कि एक्चुअल में ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। और एक इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार, वो कहते हैं कि न प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम था। आप इसको कोट करके इसका मूल्यांकन करिएगा। न प्रथम, क्योंकि प्रथम नहीं था। वो कैसे नहीं था? क्योंकि इसके पहले कई ऐसे जनजातीय जातीय किसान आंदोलन हो चुके थे जो वो भी एक आंदोलन थे, और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी देखा जाए तो उस आंदोलन का एक कड़ी था, वो जो विकसित कड़ी था वो 1857 का आंदोलन था। यानी कि ये जो छोटे छोटे जातीय जनजातीय आंदोलन हुए थे वो इसके बैकग्राउंड में आपको आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं न यह प्रथम था न राष्ट्रीय था। अब राष्ट्रीय कैसे नहीं था? तो राष्ट्रीय नहीं था कैसे, इसका हम डिटेल में देखेंगे। ये कई बार यूपीएससी में आया है और सिविल के अन्य एग्जामों में, स्टेट पीसीएस में भी आने के इसके पूरी चांस बने रहते हैं। राष्ट्रीय कैसे नहीं था? तो हम ये देखते हैं कि अगर राष्ट्रीयता की हम परिभाषा लें, आधुनिक व्याख्या लें, तो 1857 के टाइम में भारत में राष्ट्रीयता की कोई कॉन्सेप्ट अवधारणा नहीं थी। इस बात को आप पहले जान लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीयता की जितने भी क्राइटेरिया हैं, जो भी पैमाने हैं, 1857 के समय में भारत में फिट नहीं बैठते। 562 रियासतें थीं, 562 राष्ट्र थे। एक तरह से देखा जाए तो उनके अंदर न भौगोलिक सांस्कृतिक एकता का अभाव था, और एक राष्ट्र में एक शासन व्यवस्था होती है वो भी नहीं थी, एक शासन व्यवस्था नहीं था। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह राष्ट्रीयता नहीं था। ठीक, दूसरा दृष्टिकोण अगर हम क्षेत्र के आधार पर देखें तो आपको महसूस होगा कि कैसे नहीं था। कोई भी चीज तभी राष्ट्रीय है जब ऑल इंडिया लेवल पे हो, अखिल भारतीय स्तर पर हो। ठीक है, तभी वह राष्ट्रीय कहलाती है। उसके पहले आप उसको राष्ट्रीय कैसे कहेंगे? जब अपने देश में आप समझिए कि अगर कोई पार्टी होती है तो एक क्षेत्र में, एक राज्य विशेष में अगर वो एक्टिव है, शासन करती है, तो उसको हम आज भी क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपा है, समाजवादी पक्ष, केवल उत्तर प्रदेश में उसका जनाधार है, उसको जो राष्ट्रीय क्राइटेरिया है वो नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय पार्टी है। इसीलिए कोई भी चीज़ तभी राष्ट्र पर होगा जब ऑल इंडिया लेवल पे हो, अखिल भारतीय स्तर पर हो। एकदम सिंपल समझिए, और यही लिखना है आपको। तो जो क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये नॉर्थ इंडिया को केवल 1857 का विद्रोह कवर किया था, इसके आगे ये कहीं कवर नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप देखिए कि एक तो क्षेत्र के लेवल, पूरे साउथ इंडिया इसे अछूता रहा। नॉर्थ इंडिया के भी बहुत से ऐसे राज्य थे जो कि इस आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जैसे पटियाला, जैसे सिंधिया। केनिंग ने बोला था कि हमारे 1857 के झंझावात में, इस तूफान में, कुछ राज्य ऐसे थे जो तरंग रोधक का काम कर रहे थे। तरंग रोधक मतलब कि अवरोधक का काम कर रहे थे, यानी कि वो अंग्रेजों के पक्ष में काम कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से क्षेत्र के स्तर पर भी देखेंगे तो ये कट जाता है, राष्ट्रीय नहीं है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल्स, जनसंख्या के आधार पर देखें तो आपको क्रिटिकली मूल्यांकन करना है। जनसंख्या के आधार पर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि 1857 की क्रांति में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो सैनिकों की थी, और अवध के मुख्यतः किसान तालुकेदार इसमें शामिल थे। इसके अलावा जो मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है वो होता है मिडिल क्लास फैमिली, मध्य वर्ग। ठीक है, मिडिल क्लास इससे संपूर्णतः अछूता रहा, और कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि कहीं न कहीं उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके पीछे रीजन यह था कि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज के विरुद्ध हिंसा पर उतारू हुआ जाए, और कहीं न कहीं वो ये भी सपोर्ट कर रहे थे कि अंग्रेजों का शासन ठीक है, थोड़ा इसमें सुधार हो जाएगा तो हमारे लिए ठीक है। सब मिला जुला कर देखा जाए तो मिडिल क्लास इससे अछूता रहा। मिडिल क्लास में कौन वर्ग आता है? तो उसमें शिक्षक आते हैं, उसमें वकील आते हैं, उसमें डॉक्टर आते हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो आता है। तो मिडिल क्लास इससे, जो कि मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है किसी भी कंट्री का, वो हमेशा की तरह अछूता रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें राष्ट्रीयता की भावना की जो परिभाषा है वो उसमें नहीं था। फिर भी इसमें आप शुरू में ही, चाहे जहां भी राष्ट्रीयता पक्ष में, आप एक बात जरूर दिखाइएगा,
दोनों को कहकर हमें यही सिद्ध करना है कि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना को विकसित कर रहा था। हमें पक्ष विपक्ष दोनों को दिखना है, फिर इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, फिर हमको इसका मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन में क्या क्या इसका अचीवमेंट है, वो आपको सिग्निफिकेंस है, वो भी यहाँ पर दिखा देना है। चूंकि ये 1857 के स्वरूप में राष्ट्रीय स्वरूप था या नहीं, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका मूल्यांकन करिएगा जब, तो आप ये लिखिएगा कि अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमें एकजुट होने की शिक्षा देता है, और किसी भी युद्ध की जो मूल्यांकन हो विद्रोह की, वो इसी आधार पर नहीं किया जाना कि कितना क्षेत्र जीते, कितने लोगों को मारे, कितने लोगों को हराए। इस आधार पर भी देखा जाता है कि इस युद्ध से हमें कितना आत्मविश्वास बढ़ा, कितना आत्मविश्वास बढ़ा। तो आत्मविश्वास के स्तर पर देखिएगा तो भारतीयों में इस बात का एहसास हो गया था कि अगर हम एकजुट होकर और अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, ये जो बाहरी हैं इनको भगाने के लिए लड़े तो भविष्य में ऐसा संभव है। यानी कि एकजुट होने का शिक्षा दिया, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाया, और ये भी सिद्ध कर दिया कि जो अंग्रेज हैं वो बाहरी हैं। ठीक है, और 1857 का जो ये विद्रोह है कहीं न कहीं आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। ठीक है, इस स्तर पर इसका मूल्यांकन आपको करना होगा राष्ट्रीयता में। ठीक है, फिर एक वर्ग है वो एक कहता है, एक स्वरूप ये भी हुआ इसका राष्ट्रीयता का। फिर एक विद्वान है T.R. होम्स। ठीक है, अब ये राष्ट्रीयता का स्वरूप हुआ। एक विद्वान है T.R. होम्स। ठीक, उन्होंने इसको सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध कहा है। देखिए पीटी में भी पूछता है और मेंस में भी इसको एक एक दो दो लाइन में सबका डाल देना होगा। इसे लगता है इतिहासकारों को कि ये स्टूडेंट बहुत जानता है। सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। ठीक है, इस तरह से भी आपको इसको दिखाना होगा। फिर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, एक है आउटरम एवं टेलर। आउटरम एवं टेलर ने इसको क्या कहा है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। ठीक है, तो इसको भी एक कहीं आपको स्वरूप में एक एक लाइन में करके, इस सब में केवल इतिहासकार का नाम और ये लिख देना होता है। इससे ये फायदा होगा कि इसको लगेगा। एक मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ जो शायद मार्केट में कम मिलता है, उसको जरूर आप ध्यान से देखिए। ये भी एक स्वरूप है इसका। ठीक है, इसके नेचर में एक स्वरूप है, ये बहुत विशेष है। इसीलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ा रहा हूं इस बंदे को, पुनर्स्थापनावादी। ठीक, ये जो स्वरूप है ये इसका बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको अगर आप थोड़े से भी डाल देंगे तो इतिहासकारों को लगेगा कि अन्य बच्चों से इसका अलग आंसर है। ठीक है, तो आप इसको जरूर डालिएगा। अब पुनर्स्थापनावादी कैसे, जब 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ तो 11 मई को मेरठ से चलकर सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं। ठीक है, और दिल्ली पहुंचकर आप याद करिए कि वो करते क्या हैं। दिल्ली पहुंचकर उन लोगों ने वही कार्य किया जो एक भारतीय सैनिक को करना चाहिए, यानी कि पुनः जो मुगल सैन्य सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनको, ठीक है, उनको वहां पर बैठाने का प्रयास किया। तो पुनः स्थापनावादी में पहली बात तो इसको आपको डालना होगा कि मुगल सम्राट को पुनः स्थापित करने का प्रयास। ठीक, मुगल सम्राट को पुनः स्थापित करने का प्रयास हुआ पुनर्स्थापनावादी में। ठीक है, एक फिर देखिए दूसरा इसमें तर्क आपको देना होगा कैसे था, क्योंकि वो अब
इसके पीछे भावना क्या थी? भावना यही थी कि जो सरकार स्थापित हो वो हमारी हो, ठीक है। कहीं न कहीं इसमें अपनापन का भाव था कि हम जो आप अपदस्थ कर रहे हैं हमारे मुगल सम्राट को, जो हमारे परंपरागत शासन की व्यवस्था यहाँ चली आ रही है उसको हटा रहे हैं। फिर आंदोलन के केंद्र में क्या था? सांस्कृतिक और सांस्कृतिक एवं सामाजिक असंतुष्टि थी। पुनः इसको स्थापित करने का प्रयास था। भाई सामाजिक स्तर पे और सांस्कृतिक स्तर जो हस्तक्षेप हो रहा था, जो परिवर्तन हो रहा था, जो इसको हटाया जा रहा था, उसके आधार पर क्या किया गया था? उसके आधार पर यहां पे विद्रोह हुआ था, हस्तक्षेप, और भारतीयों के द्वारा इसीलिए हुआ था कि इसको हटाकर हम अपने पुरानी जो रीति रिवाज परंपरा चली आ रही है हम पुनः उसको स्थापित करें, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिएगा तो जो आर्थिक शोषण हो रहा था, जो आर्थिक शोषण हो रहा था उसको भी पुरानी व्यवस्था को यहां पर लाने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार से 89% अंग्रेज जमींदारी व्यवस्था में ले लेते थे और 11% केवल भारतीयों को छोड़ते थे, जबकि ऐसा भारत की टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, ठीक है। भारत में क्या था? ऐसा टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। 1/6 परंपरा थी कि लेंगे, और यहां पर क्या कर दिए कि सीधे 89% लेने का प्रयास किए। तो इस तरह से जो शोषण था उसको भी, और जो धार्मिक और सामाजिक विश्वासों पे जो चोट हो रहा था उसको भी पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया, ठीक है। इस प्रकार से जो भारत के लोग थे वो अपने जो पुरानी व्यवस्था थी उसको स्थापित करना, उसके अंदर अपनी स्वतंत्रता को महसूस करना, अपने संस्कृति को, अपने सामाजिक मान्यता को, अपने धार्मिक विश्वास को इत्यादि को पुनः स्थापित करने का प्रयास किए थे। और वही रीजन था कि सब बात चीज़ों पे चोट हुआ था तो अंग्रेजों के विरुद्ध आकर ये खड़े हो गए थे, ठीक। तो इस तरह से हम देखें कि इसका स्वरूप आप परिपूर्ण पढ़ लिए। स्वरूप में क्या क्या देखा गया? तो सैनिक विद्रोह के रूप में कैसे था, कैसे नहीं था। फिर जो ये हिंदू मुस्लिम एकता का षड्यंत्र था, यह अंत सभ्यता और बर्बरता के बीच था। फिर हम देखें कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था और नहीं था, कैसे, दोनों तर्क का मूल्यांकन किए। फिर हम अंत में देखें, जो इस पे विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, पुनः स्थापनावादी, ठीक, पुनर्स्थापनावादी, ठीक है। इसमें आपको जब डीप नॉलेज हो जाएगा, जो आप कारण पढ़े हैं उसी कारण में से निकाल कर हमें तर्क के माध्यम से रख देना है, ये सब क्वेश्चन में हटकर हो जाएगा। यही आपको सबसे ज़्यादा टीचर के नज़र में अन्य स्टूडेंट से अलग कर देता है। और नंबर उठाना हो तो आपको कुछ डिफरेंट करना होगा। ये डिफरेंट मैंने बताया, इस पे जरूर फोकस करिएगा, पुनः स्थापनावादी, ठीक है। अब हम नेचर को समाप्त करते हैं। अब हम इसके अगला जो बिंदु है उसको पढ़कर ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी में भी पूछा जाता है और पुछल्ला के रूप में हमेशा एक कहीं न कहीं क्वेश्चन रहता है। जैसे 1857 के क्रांति एवं महत्व का वर्णन कीजिए, क्रांति के कारण एवं महत्व का वर्णन कीजिए, 1857 के क्रांति के स्वरूप एवं महत्व का वर्णन कीजिए, ऐसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पीछे एक चिपका देता है और एक कहीं किताब में नहीं मिलता है कि इसके एक्चुअल में महत्व क्या थे, सिग्निफिकेंस क्या थे 1857 की, आपको कहीं पे ये मिलता नहीं है पढ़ने के लिए एग्जैक्ट रूप में कि कैसे इसका क्या महत्व था। चूंकि महत्व क्या है, एसेंस है, और एसेंस को आपको बहुत डीप पढ़कर निकालना होता है। वही प्रयास हम लोगों ने आपको एक रेडीमेड फॉर्म में देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप इसको जरूर देख लीजिए कि 1857 की क्रांति का महत्व क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, ठीक है। ये मात्र यहीं पर आपको उपलब्ध है, इस बात को ध्यान रखिए। इंटरेस्टेड फॉर्म में मैं आपको ऐसा लगेगा जैसे आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं, ठीक। इसमें भारतीय, इसकी क्या महत्व है,
तो सबसे पहला जो महत्व है यही है कि इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। ठीक, विकास किया सबसे महत्वपूर्ण। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा व्याख्या भी कर दे सकते हैं कि कैसे भावना का, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आम जनता कैसे इसमें भाग ली, सेनाओं के बीच में किस तरह से क्षोभ आया, तो ये क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं जाकर राष्ट्र को राष्ट्रवाद के रूप में अपना आउटपुट दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। फिर आप देखिएगा कि एकता एवं संगठन का पाठ पढ़ाया। यहीं पर पहली बार महसूस हुआ कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए और एक संगठन वे में कोई भी काम करना चाहिए, चाहे वो विद्रोह ही क्यों न हो। एकता एवं संगठन का पाठ पढ़ाया। ठीक, आप इसको लिख लीजिएगा आराम से, मैं साफ साफ इसीलिए लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो इस किस तरह से, चूंकि इसके असफलता के कारण जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि एकता एवं संगठन का कमी, तो ये इसके महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया आपको कि आप एकजुट होकर रहिए और संगठित वे में रहिए, तभी आप अंग्रेजों को भारत से बाहर भगा सकेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा आंतरिक दशा को सुधारने का प्रयास किया गया। अगर अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें उनका महत्वपूर्ण एक महत्व निकल कर आता है। अंग्रेज क्या किए कि अपनी आंतरिक दशा सुधारने का प्रयास किए। ठीक है, और दशा सुधारने में क्या किया, 1857 के बाद सीधे 1858 की एक एक्ट लाए और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके अंग्रेज सरकार के और महारानी के शासन के अधीन हो गया। आंतरिक दशा सुधारने का प्रयास। ठीक, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण महत्व है। ठीक, फिर भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। क्या हुआ, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक दशा सुधारने का, संवैधानिक दशा नहीं, संवैधानिक विकास का दौर शुरू हुआ और यही दौर 1935 तक जाता है। ठीक है, संवैधानिक विकास का एक दौर शुरू हुआ और बीपीएससी में तक कितने बार पुछल्ला के रूप में ये सवाल आ चुका है, इसलिए इसको विशेष तौर पे आप जो बीपीएससी दे रहे हैं अगर इस वीडियो को देखें तो उसको ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन एक लिखित फॉर्म में नहीं मिलता है और है भी नहीं। पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बढ़िया प्रदर्शन यहीं पर किया गया था। किसका, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन। ठीक, इस तरह से आप देखते हैं तो इसमें बहुत से महत्व, आप इसको भी डिटेल में कर सकते हैं। फिर आपको एक चीज समझ में आएगा यहां पे कि पुराने हथियार का यहां पे यूज हुआ था। कहाँ, 1857 में जो भारतीय राजा महाराजा थे, आप झांसी वाली मणकड़का फिल्म भी देखे होंगे तो उसमें ही दिखाया जाएगा कि जो डैनी है जो लड़ाई लड़ता है तो किससे लड़ता है, हथियार से, भाला से, लाठी डंडा से। क्या ऐसे अब हथियार का दिन लद गया, पहली बार यहाँ पे एहसास हुआ और इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण महत्व निकल कर आता है कि नए हथियार